हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 6 सदाचार का ताबीज नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 6 सदाचार का ताबीज। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हिंदी साहित्य की रचना जो है वो 2 विधाओं में होती है। पहली तो काव्य विधा और दूसरी गद्य विधा। काव्य विधा के अंतर्गत कविता, गीत, गज़ल, दोहा, चौपाई, सोठा आदि की रचना की जाती है और गद्य विधा के अंतर्गत कहानियाँ, रिपोर्ताज, संस्मरण, नाटक, प्रहसन आदि रचनाएं आती है। तो प्रस्तुत पाठ एक कथा है और इसकी रचना श्री हरिशंकर परसाई जी ने की है। ये एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी हैं और इस पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि लेखक ने इस रचना में व्यंग्य का पुट मिलाया है। सदाचार का ताबीज। सदाचार का अर्थ आप सभी जानते हैं, अच्छा आचरण, सत आचार। तो सदाचार का ताबीज। ताबीज किसी कार्य को करने की शुभ इच्छा लेकर ताबीज बांधी जाती है, बाह में, गले में। तो ऐसा कोई ताबीज जिससे आदमी सदाचरण करने लगे उस ताबीज को पहनकर। तो इस पाठ में लेखक ने भ्रष्टाचार के विषय पर एक काल्पनिक कथा के माध्यम से प्रकाश डाला है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार आज देश विदेश हर जगह देश के कोने कोने में व्याप्त है, हर क्षेत्र में व्याप्त है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार अपने पैर पसार चुका है। तो इसी बहुचर्चित विषय पर लेखक ने व्यंग्य कथा के माध्यम से प्रकाश डाला है। लेखक के ज़माने में भी भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा होगा, तभी तो अपने तीखे व्यंग्य के माध्यम से भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप तरीकों को परसाई जी ने यहाँ कथात्मक कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए प्रदर्शित किया है। और आप सभी नित्य प्रति समाचारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि भ्रष्टाचार आज कैसे विश्वव्यापी समस्या बन गई है और इसे रोकने के लिए सरकार अनेक नए नए तरीके भी खोज रही है, लेकिन उन उपायों का भी कोई प्रभाव भ्रष्टाचार को रोकने में काम नहीं आ रहा है। तो लेखक ने इस सर्वत्र सर्वव्यापी भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही इस पाठ में रखा है, जिसे हम पढ़कर समझेंगे। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा। राजा का एक राज्य है जहाँ चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, कोई भी कार्य ईमानदारी से नहीं हो रहा है, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, कहीं भी सदाचार नज़र नहीं आता है। ऐसा हो हल्ला मचा हुआ था। राजा ने सुना। राजा ने दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। अब राजा ने दरबारियों से पूछा कि ये भ्रष्टाचार नाम की चीज़ क्या है, कैसा दिखता है?
चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ है, पर हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या तुम लोगों ने देखा है इस प्राणी को? भ्रष्टाचार नाम की जो चीज़ है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ऐसा राजा ने पूछा दरबारियों से। तो दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को ही नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? दरबारियों ने राजा से कह दिया कि हुजूर, जब आपको नहीं दिखाई दिया तो हम कैसे देख पाएंगे? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। अब राजा ने बुरे सपनों का उदाहरण देकर कहा दरबारियों से कि ऐसी बात नहीं है कि हर वो चीज़ जो मैं देखूं वो तुम्हें दिखाई दे और जो मुझे ना दिखाई दे वो तुम्हें भी ना दिखाई दे। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वह चीज़ तुम्हें दिखती होगी। जैसे मैं बुरे सपने कभी नहीं देखता, मुझे कभी बुरे सपने दिखाई नहीं देते, पर तुम लोगों को तो दिखाई देते होंगे। तो दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वे सपनों की बात है। बुरे सपने हमें दिखाई देते हैं, पर वे तो सपने हैं, हकीकत थोड़े ना है। ऐसा दरबारियों ने कहा। तो राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी देखें कि कैसा होता है। अब राजा ने कहा दरबारियों से कि भले ही तुम लोगों ने भ्रष्टाचार को ना देखा होगा, फिर भी सारे राज्य में जाओ और ढूंढो। अगर कहीं पर ऐसी भ्रष्टाचार नाम की चीज़ मिल जाए कि वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, तो उसका नमूना मेरे पास लेते आना, मैं भी देखूं जरा कैसा होता है भ्रष्टाचार। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। अब जो दरबारी थे, चाटुकार थे, वे कहते हैं कि हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें छोटी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती। हर जगह आप दिखाई देते हैं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। दरबारियों ने कहा कि हमें हर जगह आप ही दिखाई देते हैं, आप ही की छवि दिखाई देती है। अगर भ्रष्टाचार दिखाई भी दे तो उसमें भी आप ही की सूरत दिखाई देगी, तो हम उसे कैसे पहचान पाएंगे? पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ का मतलब होता है विशेष जानकार। किसी विशेष विषय के जानकार को विशेषज्ञ कहते हैं। तो हमारे राज्य में ऐसी एक जाति रहती है जो विशेषज्ञ कहलाते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। दरबारियों ने कहा राजा जी से कि उन विशेषज्ञों के पास आंखों में आंजने के लिए ऐसा काजल होता है जिसे आंज कर वे बारीक सूक्ष्म चीज को भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। अब दरबारियों ने अपने काम को टाल दिया, किन पर? विशेषज्ञों के ऊपर, और कहा कि इन विशेषज्ञों को ही भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाए। राजा मान गए। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है। अब राजा जी विशेषज्ञ लोगों को बुला लिए, 5 व्यक्ति को बुला लिए और उनसे कहा कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, ऐसा सुनाई मिला है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। अब राजा जी ने उनको काम सौंपा कि भ्रष्टाचार नाम की चीज़ को तुम लोग ढूंढ कर लाओ, और अगर वो कहीं मिल जाए
और बहुत हो तो थोड़ा सा ही ले आना हमारे पास नमूने के रूप में। हम भी पता लगा लेंगे उसे देखकर कि ये भ्रष्टाचार होता कैसा है। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। अब जो विशेषज्ञ थे जिनको राजा जी ने काम पर लगाया था भ्रष्टाचार ढूंढने के काम पर, वे छानबीन जांच पड़ताल में लग गए। 2 महीने जांच पड़ताल करने के बाद वे फिर से दरबार में उपस्थित हुए राजा जी के सामने। अब राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। राजा के पूछने पर विशेषज्ञों ने कहा कि हमने जांच कर लिया। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। अब पूछने पर विशेषज्ञों ने बताया कि बहुत सा भ्रष्टाचार मिला है। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। अब राजा ने हाथ बढ़ाकर कहा कि लाओ मेरे हाथ में भ्रष्टाचार को रखो, मैं भी तो देखूं कि वो कैसा होता है, किस रंग रूप का होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अब विशेषज्ञों ने बताया कि वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि उसे हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। स्थूल चीज़ों को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पर वह तो सूक्ष्म है। लेकिन वह सूक्ष्म चीज़ भी सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, कहीं भी उससे अछूता नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अब राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अब राजा जी विशेषज्ञों की बात को सुनकर सोच में पड़ गए कि सूक्ष्म और सर्वव्यापी तो केवल ईश्वर होता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, अर्थात ईश्वर हर कार्य को कर सकता है, हर काम करने में सक्षम है। तो जो भ्रष्टाचार है उसके माध्यम से भी हर कार्य किया जा सकता है, कराया जा सकता है। जैसे यदि किसी को अच्छे पोस्ट में नौकरी चाहिए लेकिन वह उसके योग्य नहीं है, फिर भी यदि उसने रिश्वत पकड़ा दिया, पैसे पकड़ा दिए रिश्वत के, तो उन्हें वह पोस्ट मिल जाता है और अयोग्य उच्चतम पोस्ट का अधिकारी हो जाता है और जो योग्य है वह पीछे रह जाता है। इसी तरह से अनेकानेक कार्य भ्रष्टाचार के द्वारा करवाए जा सकते हैं। आप पैसे खिलाओ, आपके काम हो जाते हैं चट से। एक दरबारी ने पूछा, जब विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है, तो एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है? कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। अब जब राजा साहब के सामने कहा गया कि वह राजा के आसन में भी है, राजा जिस आसन पर बैठते हैं उसे सिंहासन कहा जाता है, तो राजा जी उछल पड़े कि मेरे सिंहासन पे कहाँ पर है भ्रष्टाचार, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है, वह वास्तव से दुगुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। अब विशेषज्ञों ने बता दिया कि आपके आसन में भी भ्रष्टाचार है। कैसे है? झूठे बिल के रूप में। सिंहासन को कलर करने के लिए, रंग करने के लिए जितना पैसा लगा था उससे भी दुगुना पैसा का बिल बनाकर आपके सामने पेश किया गया और पैसा ले लिया गया।
आधा पैसा रंग में लगा और आधा बीच वाले खा गए बिचौलिए। तो इस तरह आपके सिंहासन के काम में भी भ्रष्टाचार शामिल हो गया। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, और किस रूप में है? घूस के रूप में है, रिश्वत के रूप में है। किसी भी काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जो रिश्वत खिलाई जाती है वह घूस कहलाता है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब राजा जी चिंता में पड़ गए और कहने लगे कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कैसे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है? ऐसा राजा ने पूछा। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस भी जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। अब विशेषज्ञों ने बताया कि आपको आपके राज्य की व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। उदाहरण के स्वरूप में, जैसे किसी काम को करवाने का ठेका यदि दिया जाता है किसी ठेकेदार को, तो वह ठेकेदार अधिकारियों को भी घूस के रूप में रिश्वत देता है ताकि वह काम उसी ठेकेदार को मिले। यदि ठेका मिट जाएगा तो घूस भी मिट जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और एक मुख्य बात यह भी है कि व्यक्ति किस कारण से घूस लेता है, वह भी विचार करने योग्य है। क्योंकि यदि किसी पोस्ट पे, किसी पद पे कोई व्यक्ति घूस देकर पहुंचा है, रिश्वत देकर पहुंचा है, तो उस पद पर पहुंचने के बाद काम करवाने के लिए लोगों से वह पद पर आसीन व्यक्ति भी घूस लेगा दूसरों से। जो स्वयं घूस देकर पदासीन हुआ है वह दूसरों से घूस तो लेगा ही लेगा। तो उस कारण को भी जानना अनिवार्य है। इस तरह आपको अपने राज्य में, अपने राज्य की व्यवस्था में, संचालन में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। ऐसा विशेषज्ञों ने राजा जी से कहा। अब राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा। अब विशेषज्ञ चले गए। दरबार अर्थात राजा का सभा कक्ष, जिसमें उनके मुख्य मंत्रीगण, कर्मचारीगण, संतरीगण और बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उनके राज्य के वहाँ पे बैठे रहते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जिनके साथ राजा जी, वे हुए दरबारी। तो राजा जी ने कहा कि हम अपने दरबार में विचार विमर्श करेंगे, आप अपनी योजना यहाँ पर रखा जाओ। विशेषज्ञों से ऐसा कहा। तब विशेषज्ञ वहाँ से चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब जो योजना थी उस पर सभी विचार विमर्श करने लगे, दरबारी भी और राजा भी। बहुत दिन बीतने लगे तो राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा चिंता के कारण कि इस योजना को कैसे अमल में लाया जाए, कैसे भ्रष्टाचार मिटाया जाए। इस चिंता में राजा जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। अब दरबारी जी ने कहा राजा जी से कि आप चिंता के कारण बीमार हो रहे हैं, और वे जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने आपको परेशानी में डाल दिया, व्यर्थ की चिंता में डाल दिया। ऐसा दरबारी ने कहा। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। अब उस दरबारी को भ्रष्टाचार मिटाने की चिंता नहीं थी, बल्कि राजा की नींद की चिंता थी। तो उसने अपना विचार रख दिया कि ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए। राजा ने कहा, पर करें क्या?
तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? अब राजा जी दरबारियों से पूछने लगे कि तुम लोग अपना विचार बताओ, तुम्हारा क्या मत है, क्या राय है? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट-पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। अब दरबारियों ने कहा कि लंबा चौड़ा परिवर्तन करने के बजाय कुछ ऐसी छोटी तरकीब, शॉर्टकट तरकीब अपनानी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार मिट जाए बिना कुछ उलटफेर किए। अब राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। अब दरबारियों ने उपाय खोज लिया था, किसी साधु को ले आए जो गुफा में तपस्या कर रहे थे और बता दिए राजा के सामने पेश करके। कहा कि इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। दरबारियों ने कहा कि इन साधु महोदय ने ऐसा ताबीज बनाया है जो सदाचार का पाठ सिखा देता है। उसको शरीर पर, बाह पर बांधने से वह व्यक्ति को सदाचारी बना देता है। यह ताबीज मंत्रों से सिद्ध है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? अब राजा जी ने साधु जी से पूछा कि साधु महाराज, इस ताबीज के विषय में मुझे सविस्तार समझाओ कि इसे बांधकर आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। साधु ने बताया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की कल फिट कर देता है। कल अर्थात मशीन, कल पुर्जे। साधु जी ने बताया कि ईश्वर जो है मनुष्य को बनाते समय किसी के हृदय में ईमानदारी के मशीन लगाता है और किसी के हृदय में बेईमानी का कल पुर्जा फिट कर देता है। तो इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। अब हृदय से आत्मा की पुकार तो निकलती है, तो आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। साधु महोदय ने कहा कि मैंने वर्षों से विचार कर, तपस्या कर यह सदाचार का ताबीज बनाया है और इसे बांधकर मनुष्य बिल्कुल सदाचारी हो जाएगा और उनके हृदय से निकलने वाली बेईमानी की आवाज़ दब जाएगी और ईमानदारी का स्वर निकलने लगेगा, जिससे वह अच्छा आचरण करने लगेगा, भ्रष्ट आचरण भूल जाएगा। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। अब साधु जी ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुत्ते का उदाहरण भी दे डाला। बात यह है कि ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब यह ताबीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही ताबीज का गुण है महाराज। अब साधु महाराज ने बता दिया राजा जी से कि किस प्रकार से ताबीज काम करता है। बेईमानी का स्वर यदि निकलता है तो वह उस स्वर का गला घोंट देता है और वहाँ से ईमानदारी का स्वर निकलने लग जाता है और आदमी सदाचार के लिए प्रेरित हो उठता है, सदाचार का काम करने लगता है, अच्छा आचरण करने लगता है।
दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी है महात्मन। हम आपके बहुत आभारी हैं। हाँ, आपने हमारा संकट हर लिया। अब राजा जी ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। धन्यवाद देते हुए राजा जी ने साधु जी से कहा कि हमें भ्रष्टाचार दूर करने वाले ताबीज की ज़रूरत है और हमें करोड़ों की संख्या में ताबीज चाहिए। हम हर नागरिक की बाह में उसे बांध देंगे। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। अब सभी नागरिकों के गले में लटकाने के लिए ताबीज़ की मांग की गई और एक कारखाना बनाने की योजना बन गई। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। राजा ने साधु से कहा कि हम ताबीज़ बनाने का एक कारखाना खोल देते हैं और आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और आपकी देखरेख में बढ़िया ताबीज़ बनकर तैयार होगा। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब यहाँ भी ठेके की बात आ गई। मतलब जो भ्रष्टाचार मिटाने का उपाय था उसमें भी अब भ्रष्टाचार का सम्मिलन हो जाएगा। ठेका दे दिया जाएगा साधु बाबा को ताबीज़ बनाने का। अब राजा को यह सुझाव पसंद आ गया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। अब साधु जी को 5 करोड़ रुपए दे दिए गए कारखाने और ताबीज़ के लिए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। अब अखबारों में आ गया समाचार कि सदाचार के ताबीज़ बनाने का कारखाना खुल चुका है। ताबीज़ निर्माण चालू हो गया। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। अब राजा जी के हुक्म से सभी कर्मचारी, सभी नागरिकों की भुजाओं में एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। जो भी जिस पद पर आसीन थे उन पदासीन व्यक्तियों के भुजाओं पर ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखे तो कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। अब जो कर्मचारीगण थे उनकी भुजाओं में ताबीज़ बन चुके थे। राजा भी खुश थे कि अब भ्रष्टाचार का हल निकल आया। तो वे इस चीज़ की जांच करने के लिए उत्सुकतावश पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? एक कार्यालय में। अपना वेश बदल कर गए थे ताकि राजा जी को कोई पहचान न पाए। और वो 2 तारीख का दिन था। 2 तारीख थी। उस दिन राजा जी कार्यालय में पहुंच गए। 1 तारीख को सबको तनख्वाह मिल चुकी होती है। तो वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। अब कर्मचारी के पास राजा जी गए 5 रुपए का नोट लेकर, बोले कि मेरा ये काम निपटा दो तो मैं तुम्हें 5 रुपए का नोट दे दूंगा। तो कर्मचारी ने सुनकर उसे डांट के भगा दिया कि जाओ, घूस लेना पाप है, मैं घूस नहीं लेता। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। अब राजा ये सोचकर खुश हुए कि वह ताबीज़ का चमत्कार है जिसके कारण कर्मचारी ईमानदार हो गया। वह नोट को नहीं रखा, घूस को नहीं लिया। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। अब राजा जी 31 तारीख को फिर से पहुंच गए उस कर्मचारी के पास भेष बदलकर। महीने का आखिरी दिन था, तनख्वाह समाप्त हो जाता है आखिरी दिन पर। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने जेब में रख लिया नोट को। अब राजा जी फिर वही बात बोलकर 5 का नोट उस कर्मचारी को दिखाया। तो अब की बार उस कर्मचारी ने उस नोट को अपने जेब में रख लिया तुरंत।
राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज नहीं बांध कर आए? अब राजा जी को गुस्सा आया। उसने कर्मचारी का हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरे सामने बेईमानी कर रहे हो, क्या तुमने आज सदाचार वाला ताबीज नहीं बांधा है? तो कर्मचारी ने कहा, बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। कर्मचारी ने अपनी बाँह दिखा दी, कपड़े का आस्तीन चढ़ाया और दिखा दिया ताबीज, देखिए मैंने ताबीज बांधा है। अब राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? राजा जी तो सोच रहे थे कि सब ईमानदार हो चुके हैं, ताबीज का चमत्कार है, लेकिन यह फिर गड़बड़ झाला कैसे हो गया? ये फिर से भ्रष्टाचारी कैसे बन गए? राजा जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। राजा जी ने ताबीज पर अपने कान लगाए तो क्या सुनाई दिया कि आज 31 तारीख है, महीने का आखिरी दिन है, तनख्वाह समाप्त हो चुकी है, घर चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत है, तो आज तो ले लो। तो अब यहाँ पर इस बात से पता चल जा रहा है कि भ्रष्टाचार का असर हर जगह किस कदर फैला हुआ है, सब उससे प्रभावित है। तो आपने इस पाठ को पढ़कर समझ ही लिया होगा कि सदाचार का ताबीज जैसे काल्पनिक चीज़ या काल्पनिक साधन से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदाचार और भ्रष्टाचार ये दोनों ही मनुष्य के आचरण की बात है। कल्पना और यथार्थ में बहुत फ़र्क होता है और हकीकत यही है कि जब तक सभी व्यक्ति ईमानदार ना हो, पूरी निष्ठा से काम ना करे, अपने देश और अपने समाज के हित में कार्य ना करें, ना सोचे हित में, तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त करना नामुमकिन है। हाँ, यदि भ्रष्टाचार निवारक कानून को सदाचार का ताबीज मानकर बिना किसी भेद के पूरी ईमानदारी से उसका पालन किया जाए, सभी दृष्टि से पालन किया जाए, तभी भ्रष्टाचार को समाप्त करना संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार से इस मज़ेदार पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी जान सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।